हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू वाणिज्य नगरी एंड बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 कॉमर्स, ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है, और लेक्चर्स नंबर 3 है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाली अवधारणा है जो पढ़ने वाली, ठीक है, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होती है, ठीक है सर। तो देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, या कोई टॉपिक से जो आपके कोई डाउट है, तो वो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस की पिक है या जो टॉपिक्स है, ये जो क्वेश्चंस है वो लिख कर हमें भेजना है, या आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे डाउट है या हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो एक बार वापस पढ़ा दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है सर। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाले अवधारणा, ठीक है सर। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्या है, यूज होते रहते हैं, कुछ अवधारणा है जो अर्थशास्त्र के अंदर प्रयोग होती जाती है, ठीक है सर। अब देखिए, हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, बट इनको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ही पता नहीं रहता। ऐसे भी बच्चे हैं जो 11th पास करके तो आए, बट उनको अभी जो मेन चीजें हैं उनके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना, कि भाई उपभोक्ता कौन होते हैं, उपभोग क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है, उत्पादन क्या होता है, अभी तक उनको जानकारी नहीं है। तो पहले ये टॉपिक्स क्लियर कर दो ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है सर। तो देखो, पहले है आपके उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंज्यूमर। अब देखो, उपभोक्ता क्या होता है या उपभोक्ता कौन होता है, तो सर उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु व सेवाओं का उपभोग करता है, ठीक है। जो व्यक्ति मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, ठीक है, वही कौन है, उपभोक्ता। समझ में आया? जो पर्सन वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, वो कौन है, उपभोक्ता। समझ में आया? आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं कचौड़ियां खा रहा हूं तो मैं उपभोक्ता, अगर मैं कपड़े पहन रहा हूं तो मैं उपभोक्ता, क्योंकि कपड़े का उपयोग किसने किया, मैंने किया। समझ में आया? बिल्कुल सर। ये जो मार्कर है, इस मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब इस मार्कर का उपयोग किसने किया, मैंने किया, तो मैं कौन हो गया, उपभोक्ता। समझ में आया? क्लियर है? उसी प्रकार सेवाओं का भी जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है वो उपभोक्ता कहलाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उस ज्ञान को ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कौन हो गए, उपभोक्ता हो गया। अगर आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, तो सेवा किसको दी है, आपको दी है, तो आप कौन हो गए, उपभोक्ता, ठीक है सर। उसके बाद में देखो, उपभोग, ठीक है, उपभोक्ता के अंदर एक बार पिक्चर बता दो कि उपभोक्ता कौन होता है, मेरी पिक्चर बता दो भाई, नाश्ता करने वाली। हाँ देख लो, इस पिक्चर के अंदर मैं नाश्ता कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, तो मतलब मैं कौन हो गया, उपभोक्ता। समझ में आया कि नहीं आया? उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का यूज कर रहा है, वो उपभोक्ता होता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, संतुष्टि के लिए मतलब सेटिस्फिकेशन के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए क्या कर रहा है, उस वस्तु और सेवाओं का यूज कर रहा है। समझ में आया? मुझे भूख लगी है और मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि आज मैं कचौड़ियां या समोसे खा लो, ठीक है, कि भाई किसी अच्छी से होटल में जाके खाना खा लो, क्यों, क्योंकि मुझे प्रिय संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे आवश्यकता है कि भाई मुझे आज वहां पे खाना खाना है, ठीक है। हाँ, हटा दो, ठीक है सर। अब देखो, उपभोग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूम, क्या कहते हैं, कंज्यूम। अब देखो, उपभोग क्या होते हैं, तो सर मानवीय आवश्यकताओं की
संतुष्टि के लिए वस्तु व सेवाओं का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग। देखना, उपभोक्ता के अंदर मैंने क्या कहा था कि जो व्यक्ति मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु व सेवाओं का उपभोग करता है, ठीक है, जो व्यक्ति मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, ठीक है। अब ये सब उपभोग क्या होते हैं? तो सर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु व सेवाओं का उपयोग, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो कि सर अब यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपयोग करना ही क्या है? उपभोग है, ठीक है। अब कि सर उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक क्या होते हैं या उत्पादक कौन होते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। अब देखो प्रोड्यूसर कौन होता है? तो सर प्रोड्यूसर वह व्यक्ति है, कि उत्पादक वह व्यक्ति है जो वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है। समझ में आया? जो व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है वो कौन है? उत्पादक है। वो कौन है? उत्पादक है। अब ये सब उत्पादन क्या होता है? तो देखो उत्पादन ये नीचे लिखा है कि उत्पादन एक क्रिया है जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करती है। समझ में आया? मतलब प्रोडक्शन एज ए प्रोसेस है, प्रोडक्शन एज ए प्रोसेस है। समझ में आया कि नहीं? अगर वस्तु बन रही है, कचौड़ियां तेल में बन रही है, कपड़ा सिल रहा है अभी मशीन के अंदर कटा हुआ, मतलब वो क्या है? प्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर। अब देखो वस्तुएं क्या होती है सर, ठीक है। तो देखो वस्तुओं से भी प्राय भौतिक व मूर्त पदार्थों से। भौतिक का मतलब फिजिकल से और मूर्त का मतलब यहाँ पे टेंजिबल से। क्या? टेंजिबल से, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सर वस्तुओं से भी प्राय भौतिक व मूर्त पदार्थों से जिनका उपभोग लोगों की इच्छाओं व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सब क्या है? वस्तुएं। बट सेवाएं क्या होती है? तो सर सेवा है वो लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले कार्यों से, ठीक है। व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको सेटिस्फाई करने से। समझ में आया? व्यक्ति की जो इच्छा है, उसकी जो आवश्यकता है, इच्छा और आवश्यकता इन दोनों को संतुष्ट करने से, सेटिस्फिकेशन करने से, ठीक है। देखो वस्तु और सेवा को और अच्छे से समझो, आप अंतर देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहला मैं कह रहा हूं कि वस्तु क्या होती है? भौतिक और छोटी होती है, जिसको देखा जा सकता और छुआ जा सकता है। बट सेवा क्या होती है? अभौतिक होती है, अनफिजिकल होती है, जिसको देखा व छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। कोई भी वस्तु है, आप इस मार्कर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वस्तु है। अब देखो इससे जो मैंने इस शब्द लिखे हैं, आप इस शब्द को पकड़ तो नहीं सकते, आप इसको पकड़ नहीं सकते, न टच कर सकते हैं, न ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो क्या? आपकी एक सेवा है। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, वो आपकी क्या? सेवा है। बैंक वाला आपको सेवा दे रहा है, ठीक है सर। दूसरा अंतर कह रहा हूं कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चेयर अभी यहाँ थी, थोड़ी देर में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ला सकता हूँ, ठीक है। वो तो होगी आपकी वस्तु। सेवा क्या होती है? तो सर सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। सेवाओं को कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि इनका हस्तांतरण नहीं किया जाता, ठीक है। बिल्कुल सर। तीसरा अंतर कह रहा हूं कि इनका संग्रह किया जा सकता है। जब वस्तुओं को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो उसका आप संग्रह भी कर सकते हैं। संग्रह का मतलब हो गया कलेक्शन करने से।
वस्तुओं का आप कलेक्शन भी कर सकते हैं स्टोर के रूप में, ठीक है, बट सेवाओं को आप कलेक्शन नहीं कर सकते। सेवाओं को आप पकड़ ही नहीं सकते, तो आप कलेक्शन कहां से करोगे, ठीक है सर। फिर देखना अगला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना क्या कह रहा है कि इनके उत्पादन व उपभोग में समय का अंतर होता है। वस्तुओं में क्या होता है, उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर होता है। मतलब भाई सिंपल सी चीज है, मेरे पास में ये मार्कर है, अब ये मार्कर डायरेक्ट तो मैंने लाया नहीं है, इस मार्कर का पहले प्रोडक्शन हुआ होगा, पहले मार्कर बनाया होगा, बनाने के बाद में क्या होगा, इसकी पैकिंग होगी, लेबल लिखा होगा इसके ऊपर, पैकिंग करने के बाद में क्या होगा, इस प्रोड्यूसर ने भेजा गया छोटे छोटे व्यापारियों को, और व्यापारियों को भेजने के बाद में मैं गया किसके पास, उस सेलर के पास, और वहां से मैं लेकर आया। मतलब जहां से वस्तु बनी है और वस्तु बनने के बाद ये मार्केट जब मेरे पास में आया और मैं यहाँ पर पढ़ाने लगा, तो मतलब यहाँ पर समय लगा कि नहीं लगा, मतलब प्रोडक्शन में भी समय लगा है और उस वस्तु का यूज करने में भी क्या है, समय लगा है। समझ में आया कि नहीं, मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूम तक इन दोनों में क्या हुआ है, समय लगा। बट सेवाओं के अंदर ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं, सेवा में तो ऐसा होता है प्रोडक्शन हो गया हाथों हाथ और हाथों हाथ उसका यूज होता है। तो सेवा के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ समय का अंतर नहीं होता, जबकि वस्तुओं के अंदर समय का अंतर होता है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, तो इसको नोट कर दो। अब नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि आवश्यकता क्या होती है, ठीक है, दुर्लभता क्या होती है, और चयन के बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर कोई डाउट तो कह वापस देखना, उपभोक्ता कौन होता है, जो व्यक्ति वस्तु और सेवा का उपभोग कर रहा है। मतलब उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। अब ये सब उपभोग क्या होते हैं, तो सब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उत्पादन क्या होता है, तो सर उत्पादक वह व्यक्ति है जो वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है। अब इस उत्पादन क्या होता है, तो सर उत्पादन एक क्रिया है जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करती है। मतलब प्रोडक्शन एज ए प्रोसेस है, उत्पादन क्या एक प्रक्रिया है, ठीक है। वस्तु और सेवाओं के अंदर मैंने बता दिया, वस्तुएं कौन सी होती है, जो फिजिकली होती है, जो टेंजिबल होती है, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप स्थानांतरण कर सकते हैं, जिसको आप संग्रहण कर सकते हैं, और इसमें प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूम तक क्या होता है, टाइम होता है। बट सेवाओं के अंदर इसका रिवर्स है, सेवाओं का आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते और पकड़ भी नहीं सकते, मतलब अभौतिक होती है। फिर कि सेवाओं को कभी भी संग्रह नहीं कर सकते, सेवाओं का हस्तांतरण नहीं कर सकते, सेवाओं के अंदर उत्पादन और उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई समय अंतर नहीं होता। समझ में आया, बिल्कुल सर। एक बात उसको अच्छे से नोट कर दो, फिर मैं आपको बता देता हूं कि सर आवश्यकता क्या होती है और दुर्लभता क्या होती है। एक ये भी देख लेना कि उत्पाद का मतलब क्या होता है, जो वस्तु बनकर तैयार है, ठीक है। उत्पाद का मतलब क्या होता है कि सर जो वस्तु बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है, जो वस्तु पूर्ण रूप से, ठीक है, जो वस्तु बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है, जो वस्तु बनकर या जो वस्तु बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर दो। नेक्स्ट आगे आपको मैं बता रहा हूं आवश्यकता और दुर्लभता की, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिएगा। अगला पॉइंट है आपके आवश्यकता, और आवश्यकता को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड, ठीक है, या बॉन्ड्स कह दो एक ही बात। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड्स। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूजिंग भी रहता है बच्चों को, तो कंफ्यूज नहीं रहना है और पूरा ध्यान रख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। देखो आवश्यकता क्या होती है, तो सर आवश्यकता व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत, क्या कह रहा हो, किसी वस्तु की कीमत व अपनी क्रय शक्ति, व अपनी क्रय शक्ति
सोचे बिना ही उसे पाने की इच्छा मात्र है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद में अगर वह व्यक्ति न तो उस वस्तु की कीमत को देखता है और न अपने परचेसिंग पावर को, और बिना सोचे उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जता रहा है, तो वही आपकी क्या है, आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि सर मुझे एक एरोप्लेन ला के दीजिए। आप न तो उस एरोप्लेन की प्राइस को देख रहे हैं और न आप अपनी परचेसिंग पावर को, और बस कैसे मुझे तो एक एरोप्लेन चाहिए मतलब चाहिए। न तो आपने उस एरोप्लेन की प्राइस देखी है और न आपने अपनी परचेसिंग पावर देखी है, ठीक है। और बिना सोचे ही आप उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। समझ में आया? वही आपकी क्या है, आवश्यकता होती है। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो आपके संसाधन, जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, रिसोर्सेस। अब देखो सर संसाधन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं व सेवाओं से जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं, ठीक है, अन्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में होता है। ठीक है, समझना संसाधन क्या होते हैं अच्छे से। जस्ट सपोज आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है। अब मशीनरी खरीदने के बाद आपने उस मशीन से अगर कोई उत्पादन किया है तो वो आपके क्या कहलाता है, संसाधन। ठीक है, मतलब जस्ट सपोज आपने कोई कपड़े सिलने की मशीन ला ली है, ठीक है। आपने कोई कपड़े सिलने की मशीन लाई है जिसको आप कहते हैं सिलाई मशीन। और सिलाई मशीन लाने के बाद आपने उस सिलाई मशीन का उपयोग करके जो भी आपने उत्पादन किए है, जो भी आपने कपड़े तैयार किए, वही आपके क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन में कोई भी हो सकते हैं, कोई मशीन भी हो सकती है, कोई पूंजी भी हो सकती है, ठीक है। जो आपको पता ही है कि संसाधन क्या हो सकता है, साधन क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं समझ लेना। आपने कोई सिलाई की मशीन लाई है, उस सिलाई मशीन का उपयोग करके आपने कितनी वस्तुओं और सेवा का उत्पादन की है, ठीक है। उस मशीन का उपयोग करके आपने जो भी वस्तु और सेवा बनाई, वो क्या आपके संसाधन कहलाते हैं। समझ में आया? मतलब एक संसाधन से जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है वो आपके संसाधन कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखो संसाधन क्या रहते हैं, एक्चुअली सीमित रहते हैं। संसाधन क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। समझ में आया? संसाधन क्या है, सीमित है। साधन हमारे पास में क्या है, सीमित रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो संसाधनों की दुर्लभता क्या होती है या दुर्लभता क्या होती है। संसाधनों की दुर्लभता क्या होती है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि दुर्लभता क्या होती है। तो ध्यान रखना, इसका जो अभिप्राय है वो उस स्थिति से जिसमें किसी संसाधन की पूर्ति मतलब सप्लाई, ठीक है, संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कैसी होती है, तो सर मांग की तुलना में कम होती है। मांग की तुलना में कम होती है। ठीक है, मांग की तुलना में क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई नहीं होती है। समझ में आया? जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो, पर उतनी पैसों की सप्लाई होती नहीं है। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास में अरबों रुपए हो, तो क्या मेरे पास में अरबों रुपए की सप्लाई हो रही है क्या? नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी पर्सन अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि हमारे पास में साधन क्या है, सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है। समझ में आया? अपने पास में पैसा क्या है, लिमिट है। पैसा क्या है, लिमिट है। पैसा क्या है, साधन है, संसाधन है। संसाधन हमारे पास में क्या है, सीमित है।
समझ में आया? जबकि आवश्यकता क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है सर। अब देखो आर्थिक समस्या क्या होती है, ठीक है, और आर्थिक समस्या को आप चयन की समस्या भी कह सकते हैं। देखो क्या होती है, जब साधन या संसाधन, साधन को या संसाधन को एक ही बात है, तो जब आपके पास में संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और आपकी जो मानवीय आवश्यकता है वो क्या है, अधिक है, मानवीय आवश्यकता क्या है, अधिक होती है, तब आर्थिक समस्या या चयन की समस्या है जो उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, देखना इसको। मान लीजिएगा यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि साधन, और यहां पर कह रहा हूं आपकी आवश्यकता, क्या कह रहा हूं, आपकी आवश्यकता। जस्ट सपोज आपकी जेब में कितने हैं, केवल 100 रुपये है, कितने हैं, 100 रुपये है। अब मान लीजिएगा आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो, जस्ट सपोज आपने कह दिया कि सर मुझे तो हलवा भी खाना है, क्या खाना है, हलवा, ठीक है, क्या खाना है, हलवा खाना है। हलवे की कीमत कितनी है, जस्ट सपोज 40, जस्ट सपोज 50 रुपए, कितनी है, 50 रुपए। फिर कह रहे कि सर मुझे तो दही बड़ा भी खाना है, क्या कह रहे कि सर मुझे तो दही बड़ा भी खाना है, और मान लीजिएगा दही बड़े की कीमत है 40 रुपए, ठीक है। और मान लीजिएगा आपने कह दिया कि सर मुझे तो पकोड़े भी चाहिए, कि सर मुझे तो पकोड़े भी चाहिए, और मान लीजिएगा पकोड़े की कीमत है 30 रुपए, पकोड़े की कीमत क्या है सर, 30 रुपए। और जस्ट सपोज एक और मैं ले लेता हूं, ठीक है, और मान लीजिएगा आपने कह दिया कि सर मुझे तो समोसे भी चाहिए, ठीक है, और मान लीजिएगा समोसे की कीमत है 30 रुपए, समोसे की भी कीमत कितनी है, 30 रुपए, या फिर समोसे की कीमत में रख देता हूं, मान लीजिएगा 50 रुपए, या समोसे की कीमत है 70 रुपए, ठीक है। अब देखना आपकी जेब में पैसा कितना है, केवल 100 रुपये है, मतलब साधन क्या है, सीमित है, जबकि आवश्यकता कैसी है, असीमित है, आवश्यकता कैसी है, असीमित है। अब देखो आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो हलवा भी खाना है, दही बड़ा भी चाहिए, पकोड़े भी चाहिए और समोसे भी चाहिए। हाँ, अब देखो भाई अगर आप हलवा भी ला रहे हैं, दही बड़ा भी ला रहे हो, पकोड़े भी लाना है और समोसे भी लाना है, हाँ, जबकि आपके पास में पैसे कितने हैं, केवल 100 रुपये है, और आप कह रहे हैं सर मुझे तो ये सारी चीजें चाहिए, मुझे तो ये चारों चीजें खानी है, हलवा भी खाना है, दही बड़ा भी खाना है, पकोड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, और जेब में केवल 100 रुपये। तो क्या 100 रुपये में भाई इतनी सारी चीजें आप खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। समझ में आया? अगर आप ले भी सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, जो 100 रुपए के अंदर अंदर तक अगर बजट बनेगा तो वही आप यूज कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपए में ये हो सकता है, या फिर 100 रुपए में ये हो सकता है, या फिर 100 रुपए में ये दो चीज हो सकती है। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे तो सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें तो नहीं हो सकती है। हाँ, आप 100 रुपए में या तो हलवा हलवा और दही बड़ा ले सकते हैं, या फिर दही बड़ा और पकौड़े ले सकते हैं, हाँ, या फिर आप लोग हलवा और पकौड़े ले सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपके पास में 190 रुपए हो गए, तो आप चारों चीजें आप खरीद सकते हैं। जबकि हमारे पास में पैसा क्या है, सीमित है, हमारे पास में पैसा क्या है, सीमित है, साधन क्या है, सीमित है, संसाधन लिमिट है, बट हमारे पास में जो बॉन्ड्स है, जो आवश्यकता है वो क्या है, ज्यादा है। समझ में आया? चलो एक 100 रुपए की नोट, हाँ, और एक मान लीजिएगा 4 प्लेट नाश्ता अलग अलग। हाँ, अब देखो इस फोटो को अच्छे से देखो, आपके पास में पैसा कितना है, केवल 100 रुपए। अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो ये सारी चीजें खानी है, तो क्या इतनी सारी चीजें आप 100 रुपए में आप यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। चलो फोटो तो समझ में आया? मतलब पैसा क्या आपके पास में सीमित है, जबकि आवश्यकता क्या है, असीमित है। क्लियर? तो यहां से आपके पास में एक समस्या उत्पन्न होती है, जिसको आप आर्थिक समस्या कह दो,
या चयन की समस्या कह दो, आर्थिक समस्या कहो या चयन की समस्या कहो, ठीक है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि जब साधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है, तब क्या होती है, तो सब चयन की समस्या जो उत्पन्न होने लगती है। फिर देखना सर, एक लास्ट बता देता हूं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दुर्लभता की स्थिति में मतलब संसाधन क्या है, सीमित है, संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन के अंदर मतलब संसाधनों की डिमांड तो क्या है, ज्यादा है, बट सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऐसी कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति किस आवश्यकताओं को पहले पूरा कर रहा है, ठीक है, उसके चयन से संबंधित है, ठीक है। मतलब जब दुर्लभता की स्थिति में आ रही है अगर कोई संसाधन, तो उस समय क्या है, चयन से संबंधित व्यवहार का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समझ में आया, वही आपकी क्या है, अर्थशास्त्र है। क्लियर है, ठीक है सर। अब देखना नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मतलब अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती है, एक तो होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। क्योंकि अगली क्लास में आपको देखना है व्यष्टि का क्षेत्र क्या है, उसका मीनिंग्स क्या है, कहां से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, उसके महत्व क्या है, उसी प्रकार समष्टि के भी देखना। क्लियर है, ठीक है सर। इसको नोट कर दो और कोई भी डाउट है क्वेश्चन पिक भेज देना, वहां पर मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन है जो करवा दूंगा। नोट कर दो इसको।